नमस्कार मित्रों। ईरान, इजरायल, अमेरिका जो जंग है वो दुनिया भर को परेशान किए हुए है। दुनिया भर में इंतजार हो रहा है कि कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। क्या अमेरिका ये लड़ाई जीतने की स्थिति में है या वो हार रहा है, जैसे कि ईरान कह रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार ये जंग हार चुका है, इसलिए वो जो युद्ध विराम है उसकी बात कर रहा है। अभी भी 5 दिन की बजाय 10 दिन का एक तरह से सीज फायर ट्रंप साहब ने घोषित कर दिया है। या ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया फिर भी वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता है। क्या अमेरिका और इजरायल के जो गोल्स हैं इस युद्ध को लेकर, इस जंग को लेकर, वो अलग अलग है। और भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत पर इसकी क्या असर डल रहे हैं, क्या असर हो रहा है, रिपरकशंस हो रहे हैं, भारत की भूमिका क्या होगी। क्या वो ईरान और इजरायल के बीच में कोई मध्यस्थता करा सकता है या ईरान के साथ खड़ा होने की बजाय वो इजरायल के साथ खड़ा, जिसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी चर्चा है। इस सब पर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही राजनीति और विदेश नीति पर गंभीरता से अध्ययन करने वाले और समझ रखने वाले हमारे मित्र आशुतोष जी हमारे साथ हैं। अनकट विद आशुतोष में यही बात करेंगे कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय जो नीति है वो कैसे दुनिया भर पर असर डाल रही है और भारत पर उसका क्या असर हो रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और भारत पर भी। बताया गया कि अब भारत तो है पूरी कोशिश अपनी कर ली है, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया ताकि दाम ना बढ़े पेट्रोल और गैस के प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर। एलपीजी का एक और टैंकर आ गया, ईरान से आ गया, तो भारत सरकार अपनी बल्ले बल्ले करने की बात कर रही है, बम्बा है। लेकिन क्या विपक्ष इससे संतुष्ट है, सब पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी को आप जी सत्यम देखती हैं, वो उसके फाउंडर एडिटर हैं, पत्रकारिता और राजनीति का लंबा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो बहुत रहा बहुत है शुक्रिया सर। राजनीति में? ट्रंप साहब हार रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या है? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा लूजर है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ये बड़ी हैरानी की बात ये, जब मैं लोगों से ये बात कहता हूं तो लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका तो दुनिया का सुपर पावर है, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, करीब 25% जीडीपी वो वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी को कमांड करती है। दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी उसके पास है, दुनिया का सबसे जबरदस्त मजबूत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ी सेना भी उसके पास एक तरीके से हम कह सकते हैं, और तकरीबन $900 बिलियन का उसका बजट है। उसकी तुलना में अगर आप चीन के बजट को देखेंगे तो वो 1/3 लगभग है। 1/3 है वो उसका, 1/3। सुपीरियर या इतनी सुपीरियर पावर के बावजूद आज ट्रंप वहां फंस गए हैं बुरी तरीके से। और उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि ईरान इस लड़ाई की तैयारी पिछले 40 साल से कर रहा था। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके 1 साल के बाद ही इराक ईरान युद्ध हुआ जो 8 साल तक चला। और उस युद्ध के बारे में जो कहा जाता है कि उसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश सब इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी वो ईरान को ना तो थका पाए और ना ही ईरान को हरा पाए। उसके बाद से ईरान ने कभी भी अमेरिकी विरोध था उसको कम नहीं किया, इसराइल की जो विरोध था उसको कम नहीं किया। और वो पिछले 40 साल से, अगर आप ध्यान से देखें तो 1988 से वो इस युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। उसको इस बात का पूरी तरीके से एहसास था कि वो अमेरिका की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, ना टेक्नोलॉजिकली कर सकता है, ना मिलिट्री वाइज कर सकता है, ना आर्थिक तंत्र में कर सकता है। तो उसने अपनी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी, मिलिट्री जो उसकी पूरी कैपेबिलिटी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, उसने पूरी तरीके से बदल दी। और उसमें 3 बड़े एंगल थे। एक बड़ा एंगल जो था कि चूंकि उसको ये मालूम था कि हम मिलिटरीली इनसे लड़ नहीं सकते, तो उसने अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी उसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दिया। और ये एक तरीके से कहें कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर में उसको कन्वर्ट किया, बहुत ही सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, कि आप उनके टॉप लेवल के ऑफिसर्स को अगर आप कत्ल भी कर दें तो भी वो इफेक्टिव काम करेंगे। और जो अलग अलग गुट बने, अलग अलग जो पावर्स डेलीगेट किया गया, उन्होंने एक तरीके से कहर बरपाया है। दूसरी चीज ये है कि उनको ये लगता था कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वो हो सकता है इकोनॉमिक। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव लॉन्च किया, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए जो 20% ऑयल का जो सप्लाई था उसको उन्होंने एक तरीके से रोक दिया,
ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उन्होंने उनकी रोकने की क्षमता थी, लेकिन जब पोटेंशियल टू डैमेज, जिसे कहते हैं ना कि भाई कोई भी हवाई जहाज वहां से निकलेगा, माफ करे कोई भी जहाज वहां से निकलेगा, अगर शिप्स उसको ये डर होगा कि कहीं से मिसाइल आ सकता है, कहीं से कोई बारूदी सुरंगें फट सकती हैं और फिर उसका पूरा जहाज बर्बाद हो सकता है, तो अपने आप में ही बहुत काफी है किसी भी उस हार्मोज को रोकने के लिए। ने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो हैम्पर किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, और भारत भी उससे अछूता नहीं है और अमेरिका भी उससे अछूता नहीं। तो ये उसकी स्ट्रेटजी का दूसरा बड़ा हिस्सा था। जो तीसरा बड़ा हिस्सा था वो ये था कि अमेरिका की जो पैठ है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इनको इतना डैमेज कर दो ताकि वहां ये संदेश चला जाए कि अमेरिकन ने आपको वायदा किया था कि वो आपकी जो पूरी जो सुरक्षा करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनके एसेट्स पर हमला हुआ, तो अमेरिका ने बजाय उनकी रक्षा करने के, उनको सुरक्षा कवच प्रोवाइड करने के, इजराइल की सुरक्षा कवच उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये जो तीन रणनीति है कि मिलिट्री के लेवल पे उन्होंने टोटल अपने अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर दिया ताकि कोई भी मरे, कोई भी कत्ल हो, उससे उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, आर्थिक स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने मेहम कोहराम मचा दिया। तीसरा, जो मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया और अमेरिका के प्रति एक डिस्ट्रस्ट पैदा किया। इन तीनों को मिला के अगर आप देखेंगे, जिसको ये कहा जा रहा है आज की तारीख में कि वो जिसे कहते हैं कि अमेरिका अपने एस्केलेशन ट्रैप में फंस गया। एस्केलेशन ट्रैप का मतलब ये था, अमेरिका को लगा कि हम पहले दिन उतरेंगे लड़ाई के अंदर और उसके बाद उनकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और फिर पूरा जो ईरानी सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और फिर हम वहां से 3 दिन के बाद विजय भाव से बाहर निकल आएंगे। ये उनका कि एस्केलेशन इतना ज्यादा कर दो कि फिर वो हम जीत की हो जाए। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो एस्केलेशन ट्रैप होता है, जो थियरी दी जाती है कि वो बेसिकली एक डिल्यूजन पे आधारित होती है, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पे आधारित होती है कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारा मुकाबला तो ईरान कर ही नहीं सकता और हम तो दुनिया के सबसे माहिर लोगों में से। उसमें फंस गया, जिसकी वजह से अब ट्रंप त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और ट्रंप अगर इस युद्ध से जल्दी बाहर नहीं निकले तो यकीन मान लीजिए राजनीतिक करियर जो ट्रंप का है वो भी खतरे में पड़ सकता है, बल्कि मैं कहूंगा पड़ गया है। अब वो उसको डैमेज कंट्रोल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आज के इस युद्ध में मिलिटरीली अगर आप देखेंगे तो ट्रंप एक विजयी भाव में है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ईरान ने बुरी तरीके से उनको फंसा लिया है। और जो उनकी स्ट्रेटजी है, सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट, ये मेरे शब्द नहीं है। दरअसल जो दुनिया के जाने माने ईरान को समझने वाले लोग हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन को समझने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ईरान जो है वो सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है। उसको मालूम है कि हम सामना नहीं कर सकते, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि हम सर्वाइव करें और शत्रु को इतना एग्जॉस्ट कर दें कि शत्रु वहां से भाग निकले। सर, ये एक परिभाषा हो सकती है, एक स्टडी का, एक अध्ययन का तरीका हो सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ट्रंप एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से दुनिया के ज्यादातर देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सबके लिए संकट है तेल का, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप का जो बिहेवियर है, ट्रंप साहब जितने आपने कहा फ्रस्ट्रेट हो गए, वो ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन वो इसके बाद अचानक भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो एस्केलेशन थ्योरी आप कह रहे हैं वो एस्केलेट, अभी हमें नहीं पता कि वो कितना एस्केलेट किया, वो किसी और तरीके से एस्केलेट कर दे और बड़ी बमबारी करके भी इस युद्ध को कहीं ऐसी जगह पे पहुंचा दे जहां हम, मतलब वो पीछे हटने वाले लोगों में से भी नहीं है। ट्रंप अक्सर जो फैसले करते हैं वो कर ही लेते हैं, वो मादुरे को हो या किसी और को लेकर हो, तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तो क्या अभी आप या हम मान लेंगे ट्रंप साहब हार गए, अब खत्म बात, क्या आपको ऐसा लगा? और सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी वो है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर भी वो है, और पूरी डिप्लोमेसी के तौर पर भी वो सबसे बड़ी पावर के तौर पर आज भी उनको कोई चैलेंज उस तरह से नहीं कर पाया। अमेरिका के सामने जो रूस और चाइना की हम बात करते थे, वो कोई भी ईरान के साथ उस तरह से खड़ा नहीं हुआ है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कहा ना कि मिलिटरीली अमेरिका नहीं हारा है, उसने ईरान की ऐसी तैसी कर दी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी ईरान को कई साल लगेंगे अपने आप को रीग्रुप करने में, अपनी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त करने में।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि इस युद्ध का मकसद क्या है, युद्ध का मकसद था रिजीम चेंज करना, वो आप कर नहीं पाए। तो जब आप अपने ओरिजिनल मकसद में कामयाब नहीं हुए तो एक तरीके से इसको मिलिट्री डिफीट ही मान के चलना पड़ेगा, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। दूसरी बात क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप को क्या हासिल हुआ? क्या ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है? क्या अमेरिका की प्रभुसत्ता को दुनिया ने सराहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। खुद नाटो के उनके अपने देश उनके साथ खड़े नहीं हैं और वो गाहे बगाहे एक तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई आप लड़ो, मैं नहीं कूदने वाला इसमें। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने सहयोगी दलों के, अपने सहयोगी देशों के बीच में। एक भी देश उनके साथ नहीं आया जिसने कहा हो कि जब उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है और आप सब लोग मदद करिए, तब एक भी देश उनके साथ नहीं आया। और फ्रस्ट्रेट करके ट्रंप ने यह कहा ये तो कायर लोग हैं, दीज आर कावर्ड्स, ये उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरी बात अगर आप देखें तो जिस मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने अपने आप को स्थापित कर लिया था और ये भरोसा दिया था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे ईरान से, वहां पे आज अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत डैमेज्ड है, बहुत ही, क्योंकि वहां संदेश ये चला गया है कि हमारे अपने इलाके में ईरान हमको उस वक्त मार रहा है जब अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर उसको नहीं हरा पा रहे और हमको नुकसान हो रहा। और जो जो जियोपॉलिटिकल नुकसान हो रहा है उसमें अंततः अमेरिका के खिलाफ माहौल, तो देखिए जो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी जो मुस्लिम अवाम है वो स्वभावतः अमेरिका विरोधी है, वो स्वभावतः इजराइल विरोधी है, स्वभावतः उसमें वो उसको एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा माना जाता है। लेकिन चूंकि उनके शासकों ने ये संधि की थी, ये सहमति पैदा की थी, इसलिए अमेरिका वहां पे मौजूद था। अब मुस्लिम जनता उनका आपके साथ है नहीं, वो अमेरिका से नफरत कर रही है। शासकों को ये लग गया है कि ये तो हमारी सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ बम बरस रहे हैं, हमारे तेलों को नुकसान हो रहा है, हमारे होटल्स बर्बाद हो रहे हैं, जल रहे हैं, हमारे नागरिकों की जानें जा रही हैं। तो फिर अमेरिका हमको जब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो अमेरिका के जो सैनिक बेसेस है उनके यहाँ रहने का अर्थ क्या बचा? तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जिनको अमेरिका अपना वेसल स्टेट मान रहा था, अपने पिछलग्गू मान रहा था, वहां पे एक नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्पष्ट मैसेज चला गया है कि बिना किसी कारण के आपने ईरान पे हमला किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में टर्मोइल हो गया है, ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। फिलीपींस जैसे देशों के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। भारत जो है वो संघर्ष कर रहा है कि कैसे तेल की सप्लाई को बचा के रखे। अमेरिका के अंदर 35 से 36% जो गैस के दाम बढ़ चुके हैं। तो आप अपने सहयोगी देशों में अलग थलग पड़ गए हैं, आप मिडिल ईस्ट के अंदर अलग थलग पड़ गए हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक खलनायक के तौर पर उभर रहे हैं कि आपकी वजह से सारी दिक्कत हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका में, खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जेडी वांस उनके साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ है तुलसी गबार्ड वो उनके साथ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और अभी कल की बड़ी खबर आई है कि जो पेंटागन ने जो ब्रीफ किया रिपब्लिकन्स को और दूसरे लोगों को, वो लोग कह रहे हैं कि हमको पूरी खबर बताई नहीं जा रही, पूरी सच्चाई बताई नहीं जा रही। वहां पर एक रिजेंटमेंट रिपब्लिकन्स में दिखाई पड़ रहा है। और हाल की बात यह कि जो पाम बीच डिस्ट्रिक्ट है जहां पे खुद ट्रंप रहते हैं, मारा-लागो, वहां के डिस्ट्रिक्ट की जो सीट है वो हार गए हैं। वो मैं नाम बोल रहा, जॉर्जी एमिली करके हैं जिन्होंने वो सीट जीत ली। यानी ट्रंप अपने गृह क्षेत्र में चुनाव हार रहे हैं। और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं या जो जिसे कहते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें 29 चुनाव हुए हैं और सारे के सारे चुनाव ट्रंप ने हारे हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी हारी है। तो पॉलिटिकली भी इनको फायदा नहीं हो रहा और उनकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त अमेरिका में लोवेस्ट है, जो बाइडेन से भी कम है, यानी करीब 37-38% उनकी रेटिंग है। तो फायदा क्या हुआ आपको? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप आइसोलेट हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर आइसोलेट हो रहे हैं, दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और खुद अपने गृह क्षेत्र में आप चुनाव हार रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ आपका? लेकिन ये सब बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप और हम सब लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे आज युद्ध खत्म हो गया और उस पर एसेस कर रहे। अभी ट्रंप साहब की तरफ से जो जंग खत्म नहीं हुई है ना, अभी क्या होना बाकी है, क्या नहीं होना बाकी है, क्या वो लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक मुद्दा है पहली बात। क्योंकि ट्रंप को बहुत ही
भरोसे से सोचना कुछ उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, मैं तो नहीं सोचता। दूसरी बात, आपने मिडिल ईस्ट की और मुस्लिम कंट्रीज की बात की, तो मुस्लिम कंट्रीज तो ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। आप लग रहा था ट्रम्प साहब को कि वो खड़े नहीं होंगे और वो अलग चले जाएंगे, तो वो तो उसके साथ ही दिखाई दे रहे, कोई अमेरिका का साथ नहीं दे रहा एक तरह से। तो वहाँ पर क्या फर्क पड़ा? ईरान की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बात ठीक है, लेकिन अमेरिका ने तबाह तो कर ही दिया उनको। और रिजीम चेंज की बात तो उस दिन करेंगे जब ये हो जाए कि जंग खत्म हो गई कि नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे की लड़ाई, मैं इसको समझता हूँ ये सारी कब्जे की लड़ाई है। अमेरिका कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और जो देश उनके साथ नहीं आए, कोई देश उनके खिलाफ भी तो खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के, इसके पक्ष में भी है ना, कोई देश साथ नहीं आए क्योंकि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन कोई देश उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे कहता। तो ट्रम्प को थोड़ा सा अंडरमाइन करना कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी तरीके की जल्दबाजी है, और ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। और जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, जो दुनिया के इस वक्त तमाम बड़े बड़े जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं और जो तमाम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं कोई अपने, क्योंकि मैं कोई मिलिट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सैन्य जो ज्ञान है, शास्त्र है, उसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितने डाइवर्स तरीके से मैंने पढ़ा, कि जो इजराइल के अपने एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, हाँ, मैं कह रहा हूँ इजराइल के जो अपने एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो जिन लोगों ने 1952-53 के अंदर मुसद्दिक जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को जिन्होंने अपदस्थ किया था, वो M16 M15 जो ब्रिटिश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो CIA के एक्सपर्ट है वो क्या कह रहे हैं, अमेरिकन के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, मैं उन सब की बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के लिए ये युद्ध अमेरिका का युद्ध है ही नहीं। ये सोच इस वक्त अमेरिका के अंदर बन रही है कि ट्रम्प ये कह के आए थे कि अमेरिका फर्स्ट, अब वो इजराइल फर्स्ट करने लगे। जिस युद्ध को 40 साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट लगातार टाल रहे थे, क्योंकि पहला वाकया नहीं है, पिछले 40 साल से इजरायली प्राइम मिनिस्टर या नेतन्याहू जो भी आप कह लीजिए, वो अमेरिकन को लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसलिए ईरान को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो इस्लामिक क्रांति है, ये इस्लामिक क्रांति अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ये कन्विंस कर रहे थे। बाइडन तक इससे कन्विंस नहीं हुए, लेकिन ट्रंप कन्विंस हो गए। अब चूंकि ट्रंप कन्विंस हो गए और उसका नतीजा ये दिखाई पड़ रहा है कि आज की तारीख में जो लेटेस्ट सर्वे अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, उस सर्वे में इजराइल के साथ के साथ सिंपैथी रखने वाले लोगों की संख्या फिलिस्तीन के साथ सिंपैथी रखने वालों की संख्या की तुलना में कम होती जा रही है। और खुद 4 में से 3 लोग ऐसे हैं अमेरिका के अंदर जो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, सिर्फ 26% लोग इस युद्ध के पक्ष में हैं। तो आप समझ लीजिए कि फिर इससे किसको क्या फायदा हो रहा है। अंततः तो सारी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई होती है। उस पॉलिटिकल लड़ाई में आप क्या आपको तो चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना है। आप युद्ध जीत ले, चुनाव हार जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो APNORC का जो सर्वे है वो कहता है कि 67% लोग कह रहे हैं कि तेल के दामों में रोक लगनी चाहिए। 67% अमेरिकन कह रहे हैं। जो 62% लोग कह रहे हैं कि वो जमीन के रास्ते से आप ईरान के अंदर हमला मत करिए। 62% लोग, सबको मालूम है कि वियतनाम में क्या हुआ था, पॉसिबल नहीं है। 25% लोग हैं वो ये मानते हैं कि ट्रंप महंगाई रोकने में कामयाब रहे, यानी 75% लोग ये मानते हैं कि ट्रंप महंगाई रोकने में नाकामयाब रहे हैं, और उनकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त सिर्फ 36% है। अब 36% और 26% लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल ट्रंप ने वहां हमला करके सही किया है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, और जो मैंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद से चाहे उनका टैरिफ वॉर हो या फिर अभी जो मिलिट्री वॉर है, इन दोनों को लेके 29 चुनाव आप हार चुके हैं, और उन जगहों पे हार चुके हैं जो रिपब्लिकन्स के थे और साथ ही साथ जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे। तो ये खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है कि जो नवंबर के अंदर जो बाई इलेक्शंस होने वाले, जो मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं, अगर उसमें डेमोक्रेट्स को सेनेट एंड कांग्रेस दोनों में अगर बहुमत मिल गया तो ट्रंप का इंपीचमेंट तय है। यानी ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी भी लूज कर सकते हैं। अगर यह स्थिति पैदा हो रही है तो ट्रंप के लिए सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि पतली गली से निकल लो। तो अब वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जब उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खाली करिए, नहीं तो तुम्हारे सारे इंस्टॉलेशन पे बम्बार्डमेंट होगा, और ऐसा बम्बार्डमेंट होगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा।
ईरानियन ने खास साफ तौर पे कह दिया कि हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और आप जानते हैं कि ईरान जो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो अटैक कर रहा है, उसमें एक वो भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अपना पानी तो होता नहीं है, समुद्र का जो पानी होता है उसी को आप फिल्टर करके, उसी को ठीक डिसैलिनेट करके, उसका नमक निकाल के आप पानी पिलाते हैं। अगर उन डिसैलिनेशन प्लांट्स को अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा भाई? देखिए ईरान की स्थिति क्या है, हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। वो तो मर रहा है भाई, वो क्योंकि आपने उसको घेर रखा है चारों तरफ से, आप उसके ऊपर ऑयल का सैंक्शन लगा रखा है आपने, वो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, उससे उससे कोई किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं कर रहा है, और दुनिया में एक तरीके से अनटचेबल हो गया है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, उसकी करेंसी की हालत बहुत खराब है, और अभी लोगों का विद्रोह वो झेल चुका है जनवरी के महीने में। तो वो तो जानता है कि मुझे मरना है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैंने अपने शरीर के अंदर बम लगा रखा, कूद पड़ूंगा तुम्हारे यहाँ, उसके बाद तुम सब के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो जो भाई, इसलिए मैंने कहा उसकी टेक्निक है सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट, यानी हमें सर्वाइव करना, इस युद्ध को जितना लंबा खींच सकते उतना खींचेंगे, और 8 साल युद्ध लड़ने का उसका अनुभव है। और मैं ईरान का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1979 में जब उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया, उसके तकरीबन 2-2.5 साल तक आप मान के चलिए, 1982, 83, 82 तक आप मान के चलिए कि एक तरफ वो इराक से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ अपने अंदर, ईरान के अंदर वो सिविल वॉर भी लड़ रहा था। क्योंकि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, बनी सद्र उनका नाम अगर मुझे ध्यान आ रहा है, वो रिफॉर्मिस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि इस्लामिस्ट जो ताकतें हैं उनका कब्जा हो उसके ऊपर। तो उस वक्त बनी सद्र एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे और इस्लामिस्ट अलग लड़ाई, फिर भी वो सस्टेन कर गया। तो ये उसका जो जीवटपन है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसलिए ट्रंप को तो मालूम है, अच्छा रिपब्लिकन्स को मालूम, ट्रंप कल रहेंगे ना रहेंगे, पार्टी तो जिंदा रहेगी ना भाई। ऐसा ना पता चला ट्रंप के चक्कर में रिपब्लिकन पार्टी ही खत्म हो गई तो फिर क्या फायदा होने वाला। इसलिए मैंने कहा कि जो लड़ाई ईरान लड़ रहा है वो बहुत स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर कर रहा है, वो पॉलिटिकली इतना डैमेज कर रहा है ट्रंप को कि ट्रंप की पॉलिटिकल सर्वाइवल खतरे में पड़ गई। ये ईरान की जीत है, मैंने कहा। ठीक, आपने इजराइल का जिक्र किया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब वॉर शुरू हुई, जो आपने भी कहा कि भाई वॉर तो इजराइल के कहने पर अमेरिका ने शुरू की, ट्रंप साहब उस पे ट्रैप में आ गए जो भी है, लेकिन आज क्या दोनों के गोल्स जो है, टारगेट्स जो है वो अलग अलग हो गए? इजराइल का अलग है और अमेरिका का अलग है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये बात बिल्कुल सच है। ये लड़ाई इजराइल की लड़ाई है जो अमेरिका लड़ रहा था, और इजराइल अकेले अपने दम पे कोई लड़ाई मिडिल ईस्ट में लड़ ही नहीं सकता। अगर अमेरिका का साथ ना हो तो लड़ ही नहीं सकता। आज अभी खबर आई, जेरूसलम पोस्ट की खबर है, जिसमें उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो आर्मी के प्रमुख हैं या नंबर 2 वाले पोजीशन वाले, नाम देखिए मैं उनका भूल रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मैन पावर नहीं है, 90 लाख की आबादी है, प्रोफेशनल आर्मी कितनी होगी? बोला हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ नहीं सकते। तो जब वो खुद मान रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट की खबर अगर ये मान रही है, तो आप मान के चलिए कि वहां पे स्थिति कोई इजराइल के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जेरूसलम पोस्ट है। ये है दरअसल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उनका ट्वीट है जेरूसलम पोस्ट का, जिसमें लिखा हुआ द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर वार्न इन रिमार्क्स ड्यूरिंग अ सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन वेडनेसडे। यानी बुधवार को जो वहां मीटिंग हुई है, उनके आईडीएफ माने इजरायली डिफेंस फोर्स, उनके प्रमुख स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा है कि आईडीएफ कोलैप्स कर जाएगी अगर आप मैन पावर नहीं करेंगे। तो इजराइल की हालत है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि वो अमेरिका का पॉलिटिकली कितना डैमेजिंग हो रहा है। तो इसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसी को नहीं हो रहा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो।
ठीक है। जो अब डिफरेंसेस की बात की जा रही है कि ट्रंप साहब को तो लग रहा था कि रिजीम चेंज हो जाएगी, वो होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। फिर आपने कहा कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म करना चाहते हैं, वो होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। आपने कहा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर आप कह रहे हैं कि हम अपना वहां पे सुप्रीम लीडर नियुक्त करेंगे, वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है या तो ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, या फिर ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान कम से कम अगले 10-20 सालों में किसी तरीके का कोई थ्रेट इजराइल को ना दे सके। तो अगर जो फ्लिकर ऑफ होप है वो इजराइल को लेकर है, इसीलिए आपने देखा कि पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त ईरान की तरफ है, और इजराइल लगा हुआ है लेबनान में, साउथ लेबनान में, बेरूत साउथ लेबनान में वो हमले वहां तक घुसा हुआ है, और करीब 10 लाख लोग वहां डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। 1200-1500 लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल को हिजबुल्लाह से भी खतरा है, ईरान से भी खतरा है, हूती से भी खतरा है, जो इजरायली मिलिशिया है उनसे खतरा है, और गजा के अंदर जो हमास उससे खतरा ही है ये खतरा। तो एक अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, उनका कहना है कि इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त 93% लोग इस युद्ध के पक्ष में हैं इजराइल के अंदर। सोचिए, ट्रंप में, अमेरिका में 26% है और यहां 93% है, क्योंकि इजरायली जो मानसिकता है उस मानसिकता के अंदर युद्ध पहला और आखिरी समस्या का पहला और आखिरी समाधान है, जबकि दुनिया ये मानती है कि युद्ध आखिरी समाधान है, क्योंकि पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स इतना है उनके अंदर कि उनको लगता है कि बिना लड़े समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, इसलिए वो पहला करते हैं युद्ध करो, इसलिए 93% सपोर्ट। तो इजराइल, मुझे लगता है कि यहां जो कुछ भी नतीजा निकलेगा उसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों और मिडिल ईस्ट, इन चारों को एक नई समझ पैदा होगी और शायद एक नई जियोपॉलिटिक्स यहां से निकले। मुझे लगता है कि जब तक नई समझ पैदा नहीं होगी तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये हो सकता है। लेकिन अब भारत की बात करते हैं कि भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं। आपने ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग बताई कि 37% है, लोएस्ट है वो। मेरे ख्याल से जो टॉप 10 है, अभी जो रेटिंग आई थी उसमें टॉप 10 में भी वो बाहर हो गए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो टॉप 10 में वो नंबर 1 पर है अप्रूवल रेटिंग में। तो इसका मतलब भारत की भूमिका ठीक चल रही है। मुझे लगता है कि इस पूरी क्राइसिस में एक और जो बड़ा एक्सपोजे हुआ है वो ये एक्सपोजे हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। अरे अप्रूवल रेटिंग ट्रंप साहब की जब मानते हैं कि वो बाहर हो गए और खराब है, ठीक है, अप्रूवल रेटिंग नंबर 1 है ना। ठीक है, वो मान लिया मैंने आपकी बात, मान लिया, सिर माथे पर रख लिया मैंने आपकी बात को, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा भाई। जो वेरीफाइबल फैक्ट है उसको कैसे मैं डिनाई कर सकता हूँ। लेकिन जो एक हवा फुलाई गई थी कि प्रधानमंत्री जी तो धर्मगुरु हैं, दुनिया उनको एक स्टेट्समैन के तौर पर देख रही है, आप इस वार में कहाँ हैं? कहीं आप कहीं हैं? नहीं, अभी तो हम सबके साथ दोस्त हैं। देखिए, ईरान से भी हमारा गैस आ रही है, इजराइल के ये देखिए, ये तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हकीकत ये कि जब आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट पर रख दिए तो ईरान जो है वो अपने आप को अग्रीव्ड महसूस कर रहा है कि यार हमारे इतने पुरानी दोस्ती थी और आपने इस वक्त पर हमको शोक संवेदना भी मोदी जी ने नहीं दी। जब हमारे सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, जब हमारी 165 बच्चियों का कत्ल किया गया, तब भी आपने हमको शोक संवेदना नहीं दी। जब हमारा नेवल फ्लीट जब उसको डुबो दिया गया, तब भी आपने शोक संवेदना नहीं दी। ठीक है, आप कंडेम मत करिए, लेकिन उल्टे आप क्या कर रहे हैं? जो ईरान ने जो हमला मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर किया, कुवैत के ऊपर, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहां हमला किया, तो उसके हेड ऑफ द स्टेट से बात करके आप कंडेम कर रहे हैं। इसका मतलब आप ईरान को कंडेम कर रहे हैं, जबकि ईरान इस पूरे मामले में एग्रेसर नहीं है। हमला उसने नहीं किया है, हमला तो इजराइल और अमेरिका ने किया है, वो तो विक्टिम है एक तरीके से। भाई, ईरान के अंदर तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन इस युद्ध में तो उसने नहीं लॉन्च किया ना, और ना कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन था। दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार था वो। ओमान के विदेश मंत्री ने इसके मुताल्लिक बात कही थी, और अब तो कतर के भी विदेश मंत्री ने कह दिया, जो स्पोक्स पर्सन है उसने भी कह दिया है, माजिद नाम उनका, जिन्होंने क्या कहा है कि सनक से
आप किसी जगह आप देश को नहीं बदल सकते, देश को खत्म नहीं कर सकते। बोला आप ईरान को खत्म नहीं कर सकते। ये सनक जो है, ये सनक हटनी पड़। ये कतर जैसा देश कह रहा है जो बहुत ही छोटा सा देश है, आप सोचिए। तो हम कहाँ हैं? हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। इजराइल भी हमारी दोस्ती थी, ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती थी, अमेरिका को चलो भूल जाइए कुछ समय के लिए। हम अगर इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते, हम युद्ध की निंदा भी करते, और जो ईरान पे जो हमला हुआ उसकी निंदा भी करते, और जो ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के देशों पे हमला किया उसकी भी निंदा करते, तब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये आइडियल आर्बिटर है एक तरीके से। आपने तो ईरान को पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया उनके संकट की घड़ी में। तो अब अगर, और ईरान ने जो ऑयल छोड़ा था उसकी 2 शर्तें उन्होंने रखी थी। एक शर्त ये थी कि ब्रिक्स के आप चेयरमैन हैं, इसलिए आप आम सहमति से निंदा करिए। ईरान ब्रिक्स का चेयरमैन, ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स माने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ईरान, साउथ अफ्रीका और ईरान, साउथ अफ्रीका। तो आपने तो नहीं किया उसके साथ। तो जब उन्होंने 2 जहाज हमारे छोड़े तो उन्होंने क्या लिखा कि भारत के लोग, सरकार को उन्होंने नहीं शुक्रिया कहा, भारत के लोग, और ये बात सच है कि भारत में ओवरवेलमिंग सपोर्ट उनको मिला है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं बल्कि बाकी लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। इसलिए नहीं कि कोई वहां पे कम्युनल एंगल है, क्योंकि भारत हमेशा से मॉरल स्टैंड लेने के लिए जाना जाता रहा है। तो अब ईरान ने छोड़ दिया, बड़ी बात है, लेकिन अभी भी आपके 20 से 25 वेसल्स वहां फंसे हुए हैं। अभी भी सोचिए 20-22 वेसल्स हैं। हाँ, पाकिस्तान जो बीच में मीडिएट कर रहा है उसके भी 3 वेसल्स फंसे हुए हैं। एक को उन्होंने निकाला है, भारत के 2 या 3 को निकाला है और पाकिस्तान के 1 को निकाला है, और रशिया का निकाला है, और चाइना का तो आबाद गति से जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये कि चाइना उनको मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है, उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी तो मंशा होगी कि अमेरिका जितना फंसा रहेगा उतना ही बर्बाद होगा वो। भाई एक आदमी एक देश, भारत को अगर हम देखें तो भारत में तो कोई संकट नहीं, दुनिया भर में तेल का संकट हो गया, प्राइसेस बढ़ गई, सब कुछ हो गया। भारत में तो ना ऑयल का संकट हुआ, ना गैस का संकट हुआ मोटे तौर पर, और प्राइसेस भी नहीं बढ़ी है जो दुनिया भर में बढ़ गई। अमेरिका का भी आपने जिक्र किया कि वहां पे भी 27% बढ़ गई है। तो भारत सरकार की उम्मीद। और एक और छोटी सी बात, जो आपने मॉरल स्टैंड की बात कही, तो बताया गया कि विदेश नीति जो है, डिप्लोमेसी अब मॉरल स्टैंड पर नहीं चलती है, नेशन फर्स्ट पर। नेशन फर्स्ट, आप उल्टा देख रहे हैं ना। मोदी फर्स्ट, बीजेपी सेकंड, नेशन थर्ड हो गया है। कहते जरूर है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, लीडरशिप थर्ड, लेकिन हकीकत यह कि मोदी जी फर्स्ट, पार्टी बीजेपी सेकंड और नेशन थर्ड है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी जी। ये विधानसभा चुनाव के नतीजे कब आ रहे हैं? विधानसभा के चुनाव में यदि जीत जाएगी बीजेपी तो फिर आप मानेंगे नहीं, नतीजे कब आ रहे हैं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। 4 मई को नतीजे आ रहे हैं ना जी। 5 मई को देख लीजिएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नहीं बढ़ते। ये जो पूरा फसाड जो क्रिएट किया गया कि हमारे यहाँ पेट्रोल के डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, वो सिर्फ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। और जो लोग कह रहे हैं कि एलपीजी की क्राइसिस नहीं है, जरा सड़क पे निकल के एक सिलेंडर खरीद के दिखा दें, एक सिलेंडर खरीद के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ईमानदारी के साथ। एक त्राहिमाम बचा हुआ है। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं वो बेचारे परेशान हैं। फिर सरकार कहेगी कि आप अफवाह फैला रहे हैं, जब गैस मिल रही है तो अफवाह क्यों फैला रहे हैं? ये तो सरकार की नाकामी है कि अफवाह फैल रही है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। सरकार को लगता है कि विपक्ष जो उनको गले लगा लेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत खुश थी जब वो अपोजिशन में थी। तो अगर पैनिक फैल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर अफवाह फैल रही है तो सरकार की जिम्मेदारी, अगर कालाबाजारी हो रही तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं सरकार चला सकते तो छोड़ के बैठ जाइए ना। फिर आप अगर पैनिक होना नहीं रोक सकते, अगर आप अफवाह नहीं रोक सकते, अगर आप कालाबाजारी नहीं रोक सकते, आप क्यों सरकार के अंदर है? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंस क्या हो सकती है कि आप दूसरों को दोष दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरे अखिलेश यादव राहुल गांधी अगर अफवाह फैला रहे तो जेल में बंद करो उनको। अगर नेशन फर्स्ट है तो अफवाह फैलाने वाले, संकट के समय में देश का नुकसान करने वाले लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। क्यों नहीं भेजते आप जेल के अंदर? क्योंकि ये नैरेटिव है, अपनी असफलता को छुपाने का एक बहाना मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं।
इस वक्त हिंदुस्तान के अगर आप खाली नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, आपको लंबी लंबी लाइन एलपीजी के लिए दिखाई पड़ रही। 4,000 से लेकर 5,000 में एक सिलेंडर मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एलपीजी के दाम आप बढ़ा रहे हैं, 14 किलो से घटा के 10 किलो आप देने करने की बात कर रहे हैं आप। जो कमर्शियल एलपीजी वो मिल नहीं रहा है, जो 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 घर वाला जो एलपीजी है उसमें भी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। सड़क पे तो निकल के देखे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जब कोविड हुआ तो कह रहे कोई सड़क पे नहीं जा रहा। आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इतना बड़ा झूठ बोला गया। इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि मुझे गृह सचिव ने बताया है कि कोई आदमी सड़क पे वॉक नहीं कर रहा। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट की हालत यह कि उसने मान भी लिया इस बात को, और लाखों लोग पैदल जा रहे थे। विजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते हैं मैं जो बात कह रहा हूं सच बात कह रहा हूं। कह रहा कोविड के समय, और फिर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोविड जैसी समस्या हो सकती है, यानी आप खुद ही पैनिक फैला रहे हैं। भाई जब आप कहेंगे जिसने कोविड देखा है तो क्या करो, डरेगा नहीं अंदर से कि 6 महीने तक बल्कि 1 साल तक आदमी रोज दहशत में था, सड़क पर आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सारी हालत एक फोन आता था हम सब डर जाते थे। जब आप ये कह रहे हैं कि कोविड जैसा हाल हो सकता है तो पैनिक कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री जी खुद फैला रहे हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी फैला रहे हैं, या अखिलेश यादव कौन फैला रहा है इसको? क्या विपक्ष का ये काम नहीं है कि विपक्ष बोले कि आपकी विदेश नीति खराब है? क्या विपक्ष का ये काम नहीं कि आप एलपीजी समय पर नहीं प्रोवाइड कर सके? और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात जो हमारी मीडिया में जिसकी चर्चा नहीं होती है वो ये है कि आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आपको क्यों नहीं पता चला कि युद्ध होने वाला है? आप 2 दिन पहले इजराइल में थे, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आपका रॉ कहां था? आपका आईबी कहां था? या तो आपके पास जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो आईबी और रॉ के चीफ को सस्पेंड करिए, निकाल बाहर करिए उनको। और अगर जानकारी थी, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर आप इनकॉम्पिटेंट साबित होंगे। चाइना ने कैसे 120 दिन का अपना स्टॉक मेंटेन कर रखा है? कहां से मेंटेन किया उसने? चाइना को क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही? आप अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, आपको अपनी तुलना तो चाइना से करनी चाहिए। भाई 140 करोड़ की आबादी आपकी है, लगभग इतनी आबादी चाइना की है, तो जो तैयारी चाइना को करनी चाहिए थी वही तैयारी तो हमें भी करनी चाहिए थी। हमने क्यों नहीं की तैयारी? क्योंकि आपने सोचा था, आपको किसी ने ब्रीफ कर दिया होगा कि 2-3 दिन की लड़ाई है, इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो विदेश मंत्रालय के प्रमुख। अभी पूछा गया तो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान दलाल स्टेट है, हम ऐसा काम नहीं करते। तो जब कोरियन वॉर में जब भारत मीडिएट कर रहा था तो दलाली कर रहा था भारत। और आप जब इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप टर्की, इजिप्ट, ओमान, बहरीन और कतर को आप एंटागोनाइज कर रहे हैं। क्या आप उनको दलाल बता रहे हैं? हिंदुस्तान का विदेश मंत्री को अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है कि आप जो शब्द कह रहे हैं उसका। मैं आपको बता दूं, आपको तो अच्छी तरीके से मालूम होगा, एक समय था जब जॉर्ज फर्नांडीज डिफेंस मिनिस्टर थे या प्रमोद महाजन भी थोड़ा सा उतर रहा है, दोनों में से कोई एक बड़े नेता थे। उन्होंने चाइना के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, तो प्रधानमंत्री नाराज है। प्रधानमंत्री जी नाराज हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि वो जानते थे कि जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो उससे आपकी विदेश नीति को नुकसान होता है, आपकी डिप्लोमेटिक डैमेज होता है। आप पाकिस्तान को गाली देना दीजिए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान तो सबसे कम डैमेज होगा। टर्की और इजिप्ट और बहरीन और जितने देश इसमें मीडिएट कर रहे हैं वो सब। और आज तो खबर आई कि भारत जो है वो G7 के देशों के साथ मिलके आपस में बातचीत कर रहा है। तो क्या भारत वहां पे दलाली कर रहा है क्या? सर आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि आलोचना करना तो सबसे आसान काम है, हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ करना नहीं है तो आलोचना करते रह सकता है। यदि इस सवाल को मैं यूं पूछूं, क्योंकि आशुतोष जी का विदेश नीति पर बड़ा अध्ययन है, आशुतोष अगर भारत के प्रधानमंत्री होते आज तो कहां होता भारत? मैं जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पे चलता विदेश नीति में। इस देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू से बेहतर विदेश नीति किसी भी आदमी की नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री की वो समझ नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां नहीं की, उनकी चाइना पॉलिसी को लेकर गलती हो सकती है, लेकिन जो सम्मान भारत का था, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, भारत सार्क का, आने वाले कुछ समय के बाद भारत सार्क का नेता बना, और भारत की एक से थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक से थी। आज हमारी से कहां है? आज हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के पिट्ठू साबित हो रहे हैं। इजराइल 90 लाख का देश है,
हम इस पे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके क्नेसेट ने हमारे प्रधानमंत्री को मेडल दे दिया। मतलब क्या बकवास वाली बात है। इजराइल के साथ खड़े हैं जिसने गाजा के अंदर 72,236 लोगों का कत्ल किया, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थी। साथ खड़े रहता भारत इजराइल की बजाय, इजराइल की बजाय नहीं, इक्वी डिस्टेंस, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हमने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। जो गलत है वो गलत कहने की हिम्मत रखे। पाकिस्तान ने जब ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने उस हमले की निंदा की। उस हमले की निंदा करने के बाद भी पाकिस्तान यूएस की रिलेशनशिप खराब नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान आज की तारीख में मीडिएट कर रहा है और वो सीरियस मीडिएशन कर रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता, हमारा कैसे नुकसान हो जाता है? हमारी विदेश नीति, प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति नेतन्याहू को देखकर होती है या ट्रंप को देखकर होती है? हमारी विदेश नीति तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर होती है। अगर हमने अगर इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया होता तो हमारे वेसल्स को नुकसान नहीं पहुंचता। वो आबाद गति से आ सकते थे, हो सकता था 2-4 दिन का फर्क होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी असफलता है, उनके पास एक पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर का ना होना। एक देखिए, आप बहुत सुपर क्वालिटी के फॉरेन सेक्रेटरी हो सकते हैं, लेकिन सुपर क्वालिटी के फॉरेन मिनिस्टर आप नहीं बन सकते। जैसे ये दुनिया का इतिहास है कि बेस्ट नंबर 2 वो कभी नंबर 1 अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसकी आदत होती है नंबर 1 की तरफ इशारा देख के उनके कहे को एग्जीक्यूट। इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो डिसीजन नहीं लेता। वो डिसीजन तो वही लेता है जिसके पास दृष्टि होती है और वही चला पाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दृष्टि पर और शिक्षा पर बात आपने बहुत अच्छे से बात रखी है, चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और उसकी नीतियों पर हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।